तो दोस्तों आप लोगों को अब तक मालूम चल गया होगा कि किस तरीके से फ्रांस के द्वारा भारत को G20 के मीटिंग के एक ज्वाइंट कम्युनिके को लेके ब्लैकमेल किया जा रहा है। फ्रांस बेसिकली इस कम्युनिके के ऊपर हस्ताक्षर करने के बदले ये चाहता है कि भारत के द्वारा रशिया को क्रिटिसाइज किया जाए। पर दोस्तों फ्रांस की तरफ से ऐसे ब्लैकमेल करने से पहले ही भारत के द्वारा फ्रांस को एक बड़ा झटका दे दिया गया। झटका नहीं बल्कि आप कह सकते हैं कि भारत की तरफ से एक ऐसे प्लान के अंतर्गत आगे बढ़ा गया जो फ्रांस को आने वाले कई सालों तक चुप सकता है। दोस्तों ये डिप्लोमेटिक झटका या मिलिट्री झटका नहीं है बल्कि फ्रांस को दिया गया एक इकोनॉमिकल झटका है। मतलब दोस्तों भारत को शायद पहले ही भनक लग गया था कि फ्रांस की तरफ से कुछ ना कुछ किया जा सकता है और इसी कारण भारत के द्वारा एक ऐसे मल्टी बिलियन डॉलर के टेंडर को जारी किया गया जिसमें रशिया और अन्य देश तो पार्टिसिपेट कर सकता है लेकिन फ्रांस चाहते हुए भी अब इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जारी किया गया मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का बात कर रहा हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक भारत 40 से 80 के संख्या में ऐसे मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को खरीद सकता है और ये जो डील होगा ये कई बिलियन डॉलर का डील होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो टेंडर भारत के द्वारा जारी किया गया था इसमें बिडिंग सबमिशन करने की जो डेट है उसे एक्सटेंड करते हुए मार्च के अंत तक रखा गया है और अब तक इस टेंडर के अंतर्गत भारत के सामने 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर तो आ चुका है लेकिन फ्रांस अपने एयरक्राफ्टों के ऑफर करना चाहता है लेकिन फिलहाल कर नहीं पा रहा है। फिलहाल दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के सामने जिन 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर आया है वो है लॉकहीड मार्टिन के C-130J सुपर हर्कुलिस मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, रशिया की इल्यूजन IL-276 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और ब्राजील के एम्बेरियर कंपनी की तरफ से बनाया हुआ C-390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट। लॉकहीड मार्टिन की तरफ से अपने C-130J सुपर हर्कुलिस 4 टर्बोप्रॉप इंजन वाले मीडियम ट्रांसपोर्ट मिलिट्री एयरक्राफ्टों का ऑफर बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत रखा गया है जिससे कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये भारत में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के अंतर्गत मैन्युफैक्चर किया जा सके। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि C-130J सुपर हर्कुलिस एयरक्राफ्ट ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल हो रहा है और ये एक 22 टन पेलोड कैटेगरी वाला एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो इंडियन एयरफोर्स के टेंडर के रूप में सुइटेबल भी है। रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि अगर इंडिया इन एयरक्राफ्टों के अंतर्गत आगे बढ़ता है तो हर एक एयरक्राफ्ट के लिए इंडिया को $75.5 मिलियन तक चुकाना पड़ सकता है। रशिया की तरफ से भारत के सामने जिस एयरक्राफ्ट का ऑफर रखा गया है वो असल में 2 टर्बोफैन मतलब जेट इंजन वाले इल्यूजन 276 मीडियम एयरलिफ्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। हालांकि दोस्तों रशिया के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भारत के सामने ऑफर के तहत रखा गया है लेकिन रशिया के ये जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये फिलहाल अंडर डेवलपमेंट है, मतलब अब तक तैयार नहीं हुआ है और शायद इन एयरक्राफ्टों का फर्स्ट फ्लाइट अगले साल मतलब साल 2024 में हो। दोस्तों रशिया इन एयरक्राफ्टों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर बनाना चाहता है और अगर भारत की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता है तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही बनाएगा। हालांकि एयरक्राफ्टों का फर्स्ट फ्लाइट नहीं हुआ है बोल के फिलहाल ये नहीं बताया जा पा रहा है कि एयरक्राफ्टों की कीमत कितना होगा लेकिन ये श्योर है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये 20 टन पेलोड को लेके उड़ान भरने में सक्षम होगा। और जो तीसरा एयरक्राफ्ट है मतलब ब्राजीलियन कंपनी एम्बेरियर के C-390 मिलेनियम ये असल में 2 टर्बोफैन इंजन वाले मतलब जेट इंजन वाले एयरक्राफ्ट है और दोस्तों इस एयरक्राफ्ट को भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ बनाने को लेके एम्बेरियर कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ बातचीत कर रहा है। दोस्तों तीनों एयरक्राफ्टों के ऑफर में एम्बेरियर के C-390 मिलेनियम ही फिलहाल सबसे अधिक पेलोड लेने का क्षमता वाला एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट करीबन 26 टन के पेलोड को लेके उड़ान भर सकता है और फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि C-130J सुपर हर्कुलिस एयरक्राफ्टों के मुकाबले में ये जो एयरक्राफ्ट है ये करीब 30% तक सस्ता होगा। मतलब इन एयरक्राफ्टों के यूनिट कॉस्ट 50 से लेके $55 मिलियन के आसपास होगा। अब दोस्तों ये 3 कंपनी तो भारत के सामने अपने ऑफरों को रख चुका है लेकिन और भी कई सारे कंपनी हैं जो भारत के सामने अपने ऑफरों को रखने का तैयारी कर रहा है जिनमें फ्रांस के एयरबस कंपनी भी शामिल है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एयरबस कंपनी भारत के टेंडर के अंतर्गत पार्टिसिपेट तो करना चाहता है लेकिन फिलहाल उसके सामने भारत के द्वारा एक ऐसे शर्त रख दिया गया है जिसके कारण शायद आने वाले समय में इस टेंडर में एयरबस कंपनी को ना देखा जाए। फिलहाल दोस्तों अगर देखा जाए तो एयरबस कंपनी टाटा कंपनी के साथ मिलकर भारत में इंडियन एयरफोर्स के लिए ही C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों का निर्माण कर रहा है पर एयरबस कंपनी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के रूप में अपने A400M एटलस 4 टर्बोप्रॉप इंजन वाले एयरक्राफ्टों का ऑफर रखना चाहता था पर ये इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जारी किया गया टेंडर के शर्तों को पूरा करने में फिलहाल समर्थ नहीं है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स इस टेंडर के अंतर्गत जिस तरीके के एयरक्राफ्ट को चाहता है वो 18 टन से लेके 30 टन के पेलोड के कैपेबिलिटी वाला एयरक्राफ्ट होना चाहिए और यहाँ पे A400M एयरक्राफ्ट एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो 37 टन के पेलोड को लेके उड़ान भर सकता है। मतलब भारत के जो रिक्वायरमेंट है उसके दायरे से ये बाहर है और शायद ये एक बहुत बड़ा कारण बने जिसके कारण एयरबस चाहते हुए भी इंडियन एयरफोर्स के इस टेंडर में पार्टिसिपेट ना कर सके। दोस्तों ये फ्रांस के लिए एक बड़ा झटका होगा क्योंकि अगर भारत की तरफ से थोड़ा सा एयरक्राफ्ट के पेलोड क्षमता को बढ़ा दिया जाता तो ये एयरबस
के लिए टेंडर में पार्टिसिपेट करने का एक जरिया बन जाता। और जिस तरीके से टाटा कंपनी के साथ ऑलरेडी एयरक्राफ्ट 2 का निर्माण एयरबस भारत में कर रहा है, इससे A400M एयरक्राफ्ट 2 के संभावनाएं भी बढ़ जाता और ऑलरेडी प्रोडक्शन फैसिलिटी होने के कारण और सप्लाई चेन होने के कारण एयरबस के A400M एयरक्राफ्ट 2 का कीमत भी कम होता, जिससे कि अन्य एयरक्राफ्ट 2 को भी टेंडर में एयरबस कंपनी के द्वारा आराम से मात दिया जा सकता था। पर दोस्तों ये 7 टन के एक्स्ट्रा लोड अब फ्रांस का एक बहुत बड़ा सिरदर्द का कारण बनेगा। वहीं पे दोस्तों इसके अलावा भी यूक्रेन और साउथ कोरिया की तरफ से भारत के इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने का संभावनाएं तो दिखाया जा रहा है, लेकिन शायद इस टेंडर में यूक्रेन फिलहाल के कंडीशन को देखते हुए पार्टिसिपेट ना कर सके। यूक्रेन के द्वारा पहले ही अपने एंटोनोव AN-178 एयरक्राफ्ट 2 का ऑफर भारत को किया जा चुका है। दोस्तों एक शॉर्ट से मीडियम रेंज के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो करीबन 18 टन के पेलोड को लेकर उड़ान भर सकता है। मतलब ये इंडियन एयरफोर्स के टेंडर के अंतर्गत भी आ रहा है। पर फिलहाल यूक्रेन में जिस तरीके का लड़ाई हो रहा है, इसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि यूक्रेनियन कंपनी ऐसे कोई बड़े टेंडर में पार्टिसिपेट करने का समर्थ रखता हो। और अगर यूक्रेन के इस कंपनी के द्वारा टेंडर जीता भी जाता है, तब भी मुझे नहीं लगता है कि आने वाले कुछ सालों तक यूक्रेन के कंपनी के पास ऐसा कोई क्षमता होगा जिसके अंतर्गत एयरक्राफ्ट 2 को मैन्युफैक्चर कर सके या एयरक्राफ्ट 2 को मैन्युफैक्चर करने के लिए भारत को मदद कर सके। इसके अलावा साउथ कोरिया के कंपनी की तरफ से भी एक मीडियम लिफ्ट कार्गो एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जा रहा है और दोस्तों ये है MCX प्रोजेक्ट। दोस्तों MCX एयरक्राफ्ट को साउथ कोरियन कंपनी कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के तरफ से C-130J सुपर हर्कुलिस और एयरबस A400M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के दरमियान के एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया जा रहा है। और कुछ दिन पहले ये भी खबर आया था कि कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एयरक्राफ्ट के ज्वाइंट प्रोडक्शन का एक ऑफर दिया गया है, मतलब प्रोजेक्ट में जुड़ने का एक ऑफर दिया गया है, जिससे कि दोनों ही देश एयरक्राफ्ट का निर्माण कर सके। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो ये एयरक्राफ्ट भी इल्यूजन 276 एयरक्राफ्ट के जैसे ही अंडर डेवलपमेंट है। पर इल्यूजन 276 एयरक्राफ्ट जहां पे टेंडर के शुरुआत से ही पहले ही अपना पहला उड़ान भर लेगा, तो वहीं पे कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा बनाए जाने वाले इस एयरक्राफ्ट को लेकर फिलहाल डाउट ये है कि क्या ये टेंडर में पार्टिसिपेट करने से पहले अपने एयरक्राफ्ट को तैयार कर पाएगा कि नहीं। फिलहाल कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से एयरक्राफ्ट के डिजाइन को लेकर भी काम शुरू नहीं किया गया, जिस कारण मुझे नहीं लगता है कि ये जल्दी एयरक्राफ्ट हकीकत का शक्ल लेगा। जबकि दूसरी तरफ कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के पास फिलहाल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, जिससे कि ये जल्द से जल्द अपने प्रोजेक्ट को समाप्त कर सके। अब दोस्तों यहाँ पे कोरिया और यूक्रेन के लिए तो अपना अलग अलग टाइप का चुनौती है, जिस कारण भारत के ये $multi-billion के डील में ये दो देश पार्टिसिपेट शायद ना कर पाए। लेकिन फ्रांस जैसे देश के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि उसके हाथ के सामने एक बहुत बड़े मिलिट्री डील होने के बावजूद फ्रांस ना हाथ बढ़ा पा रहा है और ना ही इसे अपने हाथ से जाने दे पा रहा है। बेसिकली दोस्तों अगर भारत की तरफ से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके टेंडर में एयरक्राफ्ट के पेलोड लिमिट को 18 से लेके 30 टन के जगह में 18 से लेके 27 टन तक कर दिया जाता, तो ये फ्रांस के ऑप्शन को भी खोल देता। पर यहाँ पे मेरा मानना ये है कि शायद भारत को इतने बड़े एयरक्राफ्टों का आवश्यकता नहीं है, जिस कारण टेंडर में 30 टन को ही मैक्सिमम पेलोड क्षमता रखा गया है। पर वहीं पे दोस्तों फ्रांस को भी ये समझ लेना चाहिए कि अगर भारत को ब्लैकमेल करने के तहत फ्रांस आगे बढ़ता है और भारत को परेशान करने का कोई रणनीति रखता है, तो फ्रांस के लिए बड़े बड़े झटके आगे भी तैयार है, जो अगर भारत की तरफ से देना शुरू किया गया तो फ्रांस शायद उस तरीके से उभर ना पाए। अभी भी दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच में राफेल एयरक्राफ्ट को लेकर चर्चा हो रहा है और एडिशनल सबमरीनों को भी फ्रांस भारत को बेचना चाहता है। दोस्तों ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेकर तो झटका जो फ्रांस को मिला है वो शायद फ्रांस सहन कर ले, लेकिन अगर 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में भी भारत की तरफ से ऐसा झटका दिया जाता है तो फ्रांस ये सहन नहीं कर पाएगा। और दोस्तों 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में फ्रांस के सामने करीबन 7 अलग अलग कॉम्पिटिटर है और इसमें रशिया भी है। जबकि फ्रांस के सामने सबमरीनों के टेंडर को लेकर भी एक चुनौती है, क्योंकि जर्मनी की तरफ से जिस तरीके से सबमरीनों का ऑफर रखा गया है और जर्मनी जैसा सबमरीन भारत को देने के लिए हामी भर रहा है, उस तरीके का ना सबमरीन फ्रांस के पास है और ना ही फ्रांस उस तरीके का ऑफर रख सकेगा। और दोस्तों जेट इंजन को लेकर तो ऑलरेडी बताया जा रहा है कि फ्रांस को झटका मिल चुका है, क्योंकि फ्रांस जिस तरीके का शर्तों को रख रहा है भारत उसे मानना नहीं चाहता है। और दूसरी तरफ भारत के सामने ब्रिटेन और अमेरिका का भी ऑप्शन अब आ चुका है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत के द्वारा फ्रांस को सही जवाब दिया गया है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।